विशेष हमारा आज का पीएम मोदी का विकसित भारत के लक्ष्य का आह्वान। जी हाँ, जब प्रधानमंत्री इसकी बैठक की चेयर कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की, तो उसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि एक टीम इंडिया की भावना के तहत आप काम कीजिए और विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसको लेकर भी बातचीत हुई और भी तमाम बातें हुई। हम आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी हैं, जो कि संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रफुल्ल सर इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जैसा कि सर हमने कहा कि एनडीए की मीटिंग और तमाम जो राज्य सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इसमें आए, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री का जो एक मजबूत नेतृत्व है उसको लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इसमें यह भी कहा कि आप सभी लोग एक टीम इंडिया की तरह काम करें, क्योंकि हमें किसी भी हाल में 2047 तक भारत को विकसित भारत के तौर पर विकसित होते हुए देखना है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। आपकी प्रतिक्रिया जब प्रधानमंत्री ने यह कहा और तमाम लोगों ने इस बात की प्रशंसा की कि आपके मजबूत नेतृत्व में ही ऑपरेशन सिंदूर को हमने मकाम तक पहुंचाने का काम किया। असीम जी, मुझे लगता है कि एक अच्छी परंपरा हमने इससे पहले भी देखा जब जब नीति आयोग की बैठक होती है, क्योंकि नीति आयोग अपने आप में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट आने के बाद एक अभिनव प्रयोग था, जहां पे राज्यों के सुझाव लेकर बिल्कुल। नीतिगत विषय में राष्ट्रीय नीति बनने की प्रक्रिया, जो टॉप डाउन अप्रोच था प्लानिंग कमीशन का, उससे हटकर थोड़ा सा अलग तरीके से एक गवर्नमेंट की थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग ने काम करना शुरू किया। और उस नीति आयोग की बैठकों की पैरेलल खास करके सारे ही चीफ मिनिस्टर्स, मुझे याद है वो पुणे वाली बैठक जब प्रधानमंत्री सारे चीफ मिनिस्टर्स को एक ओपन स्पेस में पेड़ के नीचे कुर्सी डालकर बात कर रहे थे। बिल्कुल। मुझे लगता है वो भारत के सारे फेडरल स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम्म। और अब आज की बैठक का यदि हम देखें तो एनडीए के सारे चीफ मिनिस्टर्स, हमने पीछे भी ये देखा, बीजेपी शासित सरकारें हो या एनडीए के चीफ मिनिस्टर्स हो, जहां जहां पे संभव हो प्रधानमंत्री उनको एकत्रित बुलाकर ये कॉमन इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं। हम्म। आज का इसमें विशेष था असीम, क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन एक प्रस्ताव वहां पे रखा गया और वो भी शिवसेना के नेता एकनाथ बिल्कुल। शिंदे द्वारा रखा गया हम्म। ऑपरेशन सिंदूर पर। हम्म। और जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का आत्मविश्वास आपके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के कारण बढ़ा है। हम्म। और वो आर्म फोर्सेस के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है मैसेज था। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर एक दृढ़ विश्वास, जिस तरीके से एनडीए के सारे राजनीतिक संदर्भ में भी इसके बहुत बड़े मायने बिल्कुल। असीम जी मैं बिल्कुल। देखता बिल्कुल। हूँ, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद जो लोग हमारे यहाँ पे जैसे कहते हैं कि गणेश जी को पानी में डालकर बैठे हुए थे कि शायद कुछ इसमें अनबन हो जाए, तो ये तो एनडीए 3 या मोदी 3.0 तो ज्यादा मजबूती से उल्टा काम करते और हुए प्रफुल्ल जी, दिखता है। ये भी अपने आप में काफी देखना बहुत ही संतोषप्रद है कि जब राजनीतिक पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर, और ठीक है एक डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें अच्छी भी होती हैं कि जब आपके राय अलग अलग हों, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भारत जैसे विविधताओं भरे देश में एक पेज पर हों, एक सहमति से, और सब उसकी घोर निंदा कर रहे हैं और वो डेलीगेशन बाहर भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एनडीए और एनडीए के बाहर माने तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं और पक्ष की पार्टियां हैं, सभी इस मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ हैं। नहीं, कुल मिलाकर मतलब केवल विपक्षी पार्टियां नहीं, पूरा देश ही हम देखते हैं। हम्म। सारे प्रदेशों में सारे जाति बिरादरी के उपासना पद्धतियों को लोग आतंकवाद और पाकिस्तान ये आतंकवाद स्पॉन्सर करने वाला देश, और इसलिए उसको उसके साथ कड़ी और सख्त नीति, इस मामले पर देश में एक तरीके से कंसेंसस सबका बनते हुए दिखता है। बिल्कुल। मतलब रशिया में कनिमोजी डीएमके की नेता होकर वो वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, या शशि थरूर यूएस में न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी जो इस सरकार के बहुत बड़े क्रिटिक माने जाते हैं और
एक तरह से मुस्लिम हितों की आवाज के रूप में भारत की राजनीति में हमेशा जिनकी चर्चा होती है, वो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और वो कुरान के गलत इंटरप्रिटेशन के कारण पाकिस्तान आईसिस का एक तरीके से एक चेहरा कैसे बन चुका है, इसके बारे में बात रखना, ये भारत के अलग होने की, इन सारी विविधताओं के बावजूद भारत में जो एकता का दृढ़ सूत्र बना हुआ है, हम्म। उसका एक परिचायक के रूप में मैं इसको देखता हूं। हम्म। दूसरी अहम बात इसमें यह आई कि इसके अलावा जातिगत जनगणना को लेकर और सब ने एक सुर में कहा कि ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसको जल्दी से जल्दी करने की ज़रूरत है। क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में जब इसकी जातिगत जनगणना की जाएगी, भारत का समाज, भारत की डेमोक्रेसी, भारत का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इस जातिगत जनगणना के क्या कुछ मायने निकल कर सामने आएंगे? देखिए ऐसा है असीम जी, मैं तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से इसलिए देखता हूँ। 1931 में ब्रिटिशों ने जो अंतिम जो एक्चुअली इन्यूमरेशन जिसको कहते हैं वो जाति के आधार पर किया था। जी। इसका एक्स्ट्रापोलेशन मंडल आयोग ने किया था। हम्म। टोटल कितनी जातियां है और किसकी कितने जनसंख्या है। हम्म। लेकिन अब जब गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, पॉलिसी मैटर्स में, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है। हम्म। मैं समझता हूं कि सरकार को नीति बनाते हुए समाज के कंपोजिशन का एक जानकारी अपने पास रहना और सारी वेलफेयर स्कीम्स में उनको ध्यान में रखते हुए हम्म। एक गुड गवर्नेंस के पार्टिसिपेटरी इंक्लूसिव पॉलिसीज के लिए, सर्वसमावेशक नीतियों के लिए समाज के इस कंपोजिशन का एक पता होना, मैं इस रूप में इस सारी इन्यूमरेशन की एक्सरसाइज को देखता हूं। हम्म। बहुत सारे राज्यों में इससे पहले जो सर्वे के नाम पर प्रयास हुए, वो कास्ट सेंसस तो नहीं था, हम्म। कास्ट सर्वे थे, लेकिन ओके। हमने देखा उसमें क्या हुआ, हम्म। बिहार में क्या हुआ या कर्नाटक में क्या हुआ। तो कहीं पे भी वहां पे उसको लेकर कंसेंसस नहीं बना, हम्म। बल्कि जिन पार्टियों ने या जिन सरकारों ने ये सारा एक्सरसाइज किया, उसके अंदर से ही इसको विरोध की आवाजें सुनाई दी। बिहार में भी ये एक सर्वे ही था। ये एक तरह से बिल्कुल सेंसस नहीं था, ये सर्वे था जो आप कह रहे हैं। सर्वे सर्वे था। तो ये सर्वेक्षण होना और उसके आधार पर आंकड़े आना, और दूसरा जो होता है, जो सेंसस में अपेक्षित होता है कि हम्म। व्यक्ति ने जो लिखवाया वो सेंसस का कलेक्ट करने वाला, डेटा कलेक्ट करने वाला रिप्रेजेंटेटिव लिख कर लेता है और हम्म। उसके आधार पर तो अभी हम कहने के लिए तो बहुत सारे राजनीतिक बयानबाजी इसमें होती है, लेकिन 4-4.5 हजार 1931 में जातियों की बिल्कुल। कुल गणना ब्रिटिशों ने की थी। मंडल आयोग ने 40,000 के आसपास वो आंकड़ा लेकर गए थे। हम्म। अब वो कितना जाएगा मुझे पता नहीं, हम्म। लेकिन उसमें मेरा ये मानना है कि कम से कम नीति बनाते हुए सरकार के सामने ये स्पष्टता होना, हम्म। हम्म। इसमें कोई गलत नहीं है। हम्म। विषय यह है कि क्या इस पर केवल राजनीति होनी चाहिए क्या? तो आज की बैठक में ये स्पष्ट हो गया हम्म। कि गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के रूप में हम्म। ये कास्ट इन्यूमरेशन सरकार देख रही है, और सारे जो एनडीए शासित राज्य जो है वो उसी आधार पर अपनी नीतिगत विकास की योजनाओं का संरचना करते हुए हम्म। समाज के विविध घटकों का अपने सामने एक चित्र स्पष्ट रहे, इस हम्म। रूप में इसको देख रहे हैं। मुझे लगता है कि एक शुभ संकेत है। ठीक है। एक और मुद्दा, चूंकि बहुत सारे अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा निकल कर सामने ये आया प्रफुल्ल सर कि जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से आपातकाल लगाया गया था, अब इस सरकार ने कहा है कि उसको लोकतंत्र हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया कांग्रेस की तरफ से 1975 में। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए आजकल और पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत बार देखा सीम के संविधान बचाओ को लेकर, फिर अलग अलग तरीके से लोकतंत्र के रक्षा को लेकर बहुत लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं, आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, राजनीतिक बयानबाजी होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 75 वर्ष में जब से संविधान लागू हुआ, तब से यदि सही मायने में कभी भारत के संविधान की और भारत के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ तो वो आपातकाल में हुआ, और बिल्कुल। वो इस तरीके से हुआ कि
सारे मीडिया की आवाज दबाई गई। मैं जिसका संपादन करता हूँ, ऑर्गेनाइजर उस पत्रिका के के.आर. मलकानी जी सबसे पहले मीडिया के एडिटर के रूप में जेल में गए थे। बहुत सारे अपोजिशन लीडर आइदर अंडरग्राउंड जाना पड़ा या जेल में रहे। 14 महीने से लेकर 21 महीने तक लोगों को जेल में रहना पड़ा। अनसर्टेनिटी थी। और ये सब नहीं हुआ केवल, तो संविधान में जिस तरह से 42वां संविधान संशोधन किया गया, जब अपोजिशन पार्लियामेंट में नहीं है, कोई चर्चा करने के लिए नहीं है, तब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ऐसे ऐसे प्रावधान उसमें डाले गए कि आज जो संविधान के रक्षक होने के ऊपर बात करते हैं, वो आपातकाल पर चर्चा भी करने को तैयार नहीं है। मैं केवल किसी राजनीतिक दल को कटघरे में खड़ा करने की बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में एक इमरजेंसी को, इस आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखना, ये हमारे सामूहिक दायित्व है। जैसे पार्टी को भारत का विभाजन होना, ये एक तरीके से बहुत बड़ी विभीषिका थी। ये भारत के लिए विभीषिका थी। ये भारत को एक देश का विभाजन होना, ये यदि भारत कोई भी समाज यदि भूल जाता है कि हमारा विभाजन हुआ और क्यों हुआ, किस आधार पर हुआ, तो हम कभी भी उससे कुछ सीख नहीं सकते। वैसे ही लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई, उसके कारण कौन कौन सी सिविल लिबर्टीज, और आज के युवाओं को भी इस बात की जानकारी देना बहुत जरूरी है कि जो पार्टी एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेके चल रही है, वही पार्टी, उसी पार्टी ने उसी कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोंटने का काम किया। ये भी आज के युवाओं को पता होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। सरकार ने ये कहा है कि हम इसको लोकतंत्र हत्या दिवस के तौर पर लोगों के पास जाएंगे और बताएंगे। प्रफुल्ल जी। बिल्कुल। देखिए, फंडामेंटल राइट्स सही मायने में पूरी तरीके से कर्व होना क्या होता है, किसी की आवाज दबाना, विरोधी दलों की आवाज दबाना क्या होता है, मीडिया का सप्रेशन क्या होता है। आज तो ऐसी स्थिति है ना कि हर कोई खड़ा हो जाता है, मंच से ये जो सरकार को बोलना होता है वो बोलता है, प्रश्न भी खड़े करता है, आवाज प्रधानमंत्री को अपशब्दों का प्रयोग भी करता है, और फिर नीचे आकर मीडिया जब सामने माइक करती है तो कहती है कि हमारी आवाज दबाई जा रही है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमको बार बार दिखाई देता है। लेकिन सही में जब इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हुए थे, इवन राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छोड़ दीजिए, राइट टू लाइफ नहीं बची थी। ऐसे में स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी, पॉलिटिकल डिसेंट मना था, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के नाम पर किसी को भी घर से उठाकर जेल में डालने के प्रावधान थे। मीसा एक्ट सर, मीसा क्या था। और हैरानी की बात है कि उस समय जिन सब लोग इस लड़ाई में से नेतृत्व के रूप में निकले, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, ये सब लोग आज कांग्रेस के साथ भले ही राजनीतिक तौर पर दिख रहे हो, लेकिन इनका नेतृत्व एक तरीके से एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ जिसमें से जनता पार्टी निकली, वो एक बड़ा नेतृत्व था। दूसरी तरफ लोहिया जी के मार्गदर्शन में जो सारे नेता थे वो समाजवादी, इसीलिए तो इनका एक बड़ा योगदान इसमें था। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बातें आज की युवा पीढ़ी को, आज के जनरेशन को जानना बहुत जरूरी है और इसलिए भी इस पर चर्चा हुई है। एनडीए की जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, इसमें इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल से हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय इतना ही आपसे बात करने के लिए। तो इस चर्चा में बस इतना ही, बढ़ेंगे हम आगे, और जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे दुनिया में किस तरह से एक बार फिर से बजा है भारत का डंका, किस मुद्दे पर यह बजा है डंका, ये क्या है पूरी कहानी, एक छोटे से